Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. Which enthalpy change is relevant in the following process? सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बन रहा है और डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। देखें, ये इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की डेफिनेशन है कि किसी भी एलिमेंट को इस तरह से हम ट्रीट करें कि वो आइसोलेटेड गैशियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहते हैं? उसे इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? अल्फा। लेकिन अगर हम बाकी इंथाल्पीज को भी देखें तो जैसे इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास किसी भी लिक्विड का 1 मोल हो, हम उसे हीट करें और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो इसकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास चार्ली पे है इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी सॉलिड का 1 मोल हो, हम उसे इतना हीट करें कि वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, जिसके लिए जो हीट चाहिए वो उसकी इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जैसे CO2, उसका 1 मोल बने किससे? उन एलिमेंट से जो उसमें मौजूद हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन थे CO2 में, लेकिन उन्हें मिलना चाहिए किस फिजिकल स्टेट में? स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड का 1 मोल बने किससे? उन एलिमेंट से जो इसमें मौजूद हैं, वो भी किस में स्टेट में मिल रहे हों? स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में। तो इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कहलाएगी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो द आंसर इज अल्फा। Question 2. The sum of all possible kinds of kinetic energy and potential energy is called internal energy. It is denoted by E. Which of the following statements is incorrect about internal energy? Alpha है, its absolute value cannot be determined. चूंकि स्टेट फंक्शन है, ये तो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, तो ये बात ठीक है। बीटा, इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको हम समझते हैं। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? अ प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, जो कि सिस्टम में पड़ी है, हम उसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह। इसकी एक मिसाल देखिए। मसलन अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब उसमें से कोई भी एक ड्रॉप उठा लें, उसका टेम्परेचर कितना ही होगा? 20 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि ग्लास ऑफ वाटर में हर ड्रॉप ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस ही है। यानी इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास NaCl का सोल्यूशन है, वो 0.1 मोल पर लीटर है। अब वो जो सोल्यूशन है वो एक ग्लास के अंदर डाला हुआ है सपोज। अब उस ग्लास के अंदर उस सोल्यूशन का हर कतरा कितने मोलर वाला ही है? 0.1 मोल पर लीटर ही है। इसका मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने या कम करने से उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं प्रेजेंट इन द सिस्टम, उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं।
जैसे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये असल में एडिटिव होती हैं, जबकि इंटेंसिव एडिटिव नहीं होती। इसका मतलब देखें क्या है। इसका मतलब ये है कि फर्ज किया हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इफ वी डबल द मास ऑफ वाटर, यानी हम जितना वाटर हमारे पास था, सपोज हम कहते हैं 250 ग्राम था, हम क्या करते हैं उसे 500 ग्राम कर देते हैं, तो क्या होगा, द वॉल्यूम इज डबल्ड। अगर वो एक गिलास में आ रहा तो अब 2 गिलास में आएगा। सो इज द नंबर ऑफ मोल्स, अगर फर्ज किया पहले उसमें 50 मोल थे तो अब 100 मोल होंगे। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर पहले उसकी इंटरनल एनर्जी सपोज 100 थी तो अब 200 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और मास किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम। तो ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये थोड़ी सी समरी दे दी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए वाटर का एक ड्रॉप हो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के 10 लीटर हो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट मैस के ऊपर डिपेंड या क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही वाटर का एक ड्रॉप हो, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर के 10 लीटर हो तब भी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि अभी हमने देखा कि मैस है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब की सब कैसी प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। क्यों कि जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ेगा, मैस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंथैल्पी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी एंड सो ऑन। अब देखें सवाल क्या था कि इंटरनल एनर्जी जो है उसके बारे में कौन सी बात गलत है। अब हमने अभी साबित कर लिया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिव। तो पक्की बात है आंसर बीटा। इसी तरह फिर देखें चार्ली पे लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेटर होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। कब, एंडोथर्मिक में। ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें आप देखें प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। इसका मतलब ये सही है। डेल्टा प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है रिएक्टेंट्स की एनर्जी से एक्सो में। देखें प्रोडक्ट्स की कम है रिएक्टेंट से, ये भी सही है। तो हमने वो ढूंढना था जो क्या है, जो इनकरेक्ट है। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा था, बीटा। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अब हम जानते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। गौर से देखें। मसलन मैं ये कहूँ कि जी हमारे पास 2H2 जो कि गैस है प्लस O2 ये भी गैस है। अब बनता क्या है, 2H2O ये क्या है जी, लिक्विड। अब इसका डेल्टा H जो है ये -285.58 किलो जाउल पर मोल है। अब ये कैसी इक्वेशन है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन। पहली बात क्या है, कहते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन इन इट। हमें नज़र आ रहा है कि जी फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट्स की भी लिखी हुई हैं और प्रोडक्ट्स की भी लिखी हुई हैं, तो ये सही है। व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा एच एंड इट्स साइन रिमेन सेम, ये बिल्कुल गलत है। देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2O जो कि लिक्विड था, बनेगा 2H2 जो कि गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है। अब डेल्टा H की मैग्नीट्यूड यानी 285.58 किलो जाउल पर मोल ये सेम रहेगी, पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जब उसने कहा कि साइन क्या रहेगा, सेम, तो ये बात क्या थी, गलत थी। सो द आंसर विल बी बीटा। चार्ली पे क्या है, चार्ली पे है कि द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोल्स। जैसे आप देखें
ये जो पहले वाला रिएक्शन है इसमें यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब H2 के 2 मोल्स है। यहाँ कुछ भी नहीं है, अंडरस्टूड है, O2 के 1 मोल्स हैं। वाटर के साथ 2 है, इसका मतलब H2O के 2 मोल्स हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। डेल्टा है इन केस ऑफ कोएफिशिएंट्स in the chemical equation are multiplied or divided by some number, the delta H must also be multiplied or divided by the same number। अब देखें मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि ये जैसे 1 मोल के लिए इतनी है, तो 2 मोल के लिए क्या होगी, इससे डबल होगी। 3 की निकालेंगे इससे 3 गुना होगी, 4 की निकालेंगे 4 गुना होगी, एंड सो ऑन। तो फिर पक्की बात, आंसर बीटा। Question 4. Which of the following statements is contrary to the first law of thermodynamics? तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ये कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी। ये भी उसी का पार्ट है, उसकी डेफिनेशन का। In an adiabatic process, no heat enters or leaves the system, यानी डेल्टा Q0। जैसे थर्मोस बॉटल होती है, तो थर्मोस बॉटल बेसिकली कैसे मैकेनिज्म पे काम करती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क विदाउट सप्लाइंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट इज पॉसिबल। बिल्कुल गलत। हम ये तो कह रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। ये क्या कहता है कि जी आप क्या करें, आप बगैर हीट सप्लाई किए क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क। ये बिल्कुल नहीं हो सकते, यानी एनर्जी दिए बगैर आप कोई भी नई एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 5. स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली। तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें उन 3 केसेस डिस्कस हमने किए थे। उन केसेस में से एक केस ये था कि मसलन हमारे पास कार्बन है जो कि सॉलिड है, हम जितनी मर्जी लिमिटेड सप्लाई ले लें किसकी, ऑक्सीजन की, और एक्सपेक्ट करें कि क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इवन देन लाजमी क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्या हो जाता है, हम कहते हैं साइड रिएक्शन। तो अगर साइड रिएक्शन होगा तो बेसिकली क्या है, सारे के सारे रिएक्टेंट्स डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, तो हम इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना भी चाहें तो मालूम नहीं कर सकते। तो इसका सलूशन किसने दिया, हेस ने दिया, बाय हिज हेसेस लॉ। तो बहरहाल आंसर बीटा। क्वेश्चन 6. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। अब अगर हम अमोनियम क्लोराइड की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन देखें तो दैट इज +16.2 किलो जूल पर मोल। द गिवन आंसर इज बीटा। इसी तरह जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है उसकी इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन -25 है। तो अगर सोडियम कार्बोनेट की पूछी होती तो आंसर अल्फा होता। किसकी पूछी थी, अमोनियम क्लोराइड की, तो आंसर बीटा। Question 7. The value of delta H for the process represented by the equation. अब देखिए इसमें क्या है, हाफ Cl2 गैस से Cl- गैस बन रहा है। देखिए ऐसा एक ही वक्त में हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये 2 स्टेजेस में हुआ है। कैसे, गौर से देखिए। सबसे पहले क्या होगा, ये हाफ Cl2 गैस से हम बनाएंगे नेसेंट क्लोरीन। तो हम जानते हैं इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है। किसकी है ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, Cl2 की, जो कि किस स्टेट में है, गैशियस स्टेट में। इसी तरह फिर हमारे पास क्या होगा कि ये जो नेसेंट क्लोरीन बना है, इस नेसेंट क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जब ऐड होगा अब ये बन जाएगा Cl- आयन। अब इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होनी है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है Cl की, जो किस स्टेट में है, गैशियस स्टेट। अगर मैं इन दोनों स्टेजेस को ऐड कर दूं तो अब आप देखिए पहले स्टेप में जो हमारे पास Cl बना वो दूसरे स्टेप में आके यूज़ हो गया, तो ओवरऑल ये ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल आपके पास क्या होगा, ओवरऑल होगा हाफ Cl2 गैस और प्लस ये क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोडक्ट्स में जस्ट Cl- गैस होगा, और वो बेसिकली इन दोनों इंथैल्पीज़ का क्या होगा, सम होगा। अब ये दोनों इंथैल्पीज़ का सम
हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और वो कौन सी है? चार्ली. सो द चार्ली इज द आंसर. Question 8. If an endothermic reaction is allowed to take place rapidly in the air, the temperature of surrounding air. देखें, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और फटाफट हुआ है, इसका मतलब हीट सराउंडिंग से फटाफट कहाँ आई है? सिस्टम में. तो भाई सराउंडिंग से हीट अगर सिस्टम में आई है तो सराउंडिंग में हीट क्या हो गई? कम या ज़्यादा? कम. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया. सो द आंसर इज चार्ली. Question 9. Which is incorrect about the state function? देखिए, स्टेट फंक्शन के बारे में कौन सी बात सही है? पहली, इट हैज़ डेफिनेट इनिशियल स्टेट. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि जो वॉल्यूम है दैट इज़ आ स्टेट फंक्शन, तो आपको पता है उसकी इनिशियल स्टेट क्या होती है? V1. इसी तरह एक उसकी फाइनल स्टेट होती है, वो क्या होती है? V2 होती है. तो बीटा पे यही लिखा हुआ है. चार्ली, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये चाहें कि हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दें, यानी V1 से आप V2 पे ले आएँ, और शर्त क्या है कि V2 इज़ ग्रेटर दैन V1, तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं. तरीका ये है कि एक तो आप टेम्परेचर बढ़ा दें जबकि प्रेशर क्या रख दें? कांस्टेंट रख दें. दूसरा तरीका क्या है कि आप बेसिकली प्रेशर कम कर दें. कब? जब टेम्परेचर आप क्या रख दें? कांस्टेंट. तो आप प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ा के भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर कम करके भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं. इसका मतलब वॉल्यूम का बढ़ना डिपेंड नहीं करता कि आप किस रूट से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इसीलिए तो इसे स्टेट फंक्शन कहते हैं. तो फिर आंसर चार्ली. डेल्टा क्या है? कि इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी आप इसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. बिल्कुल हम कर सकते हैं. क्या वॉल्यूम चेंज को हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. तो पक्की बात, आंसर चार्ली. क्वेश्चन 10. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज. देखिए, जब स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज की बात करते हैं तो अल्फा पे है इट डज नॉट टेल अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन. भाई, आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को देख के तो रेट ऑफ रिएक्शन कतन नहीं बता सकते, क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. बीटा, इट सेज नथिंग अबाउट काइनेटिक्स स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिलेटिव टू द रिएक्टेंट्स, कि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताती. भाई, हमें पता है ये बताती है. कैसे बताती है? बेसिकली हमें पता है जितना ज़्यादा कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है उसके प्रोडक्ट्स उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे. जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास 4 रिएक्शन हैं, उनमें से हर एक की हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो दी हुई है. सपोज़ हम ये कहते हैं कि जो पहला रिएक्शन है उसकी इंथैल्पी जो है वो -10 है, दूसरे की -20 है, तीसरे की +10 है और चौथे की +20 है. और अगर हम ये कहें कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट किस में बनेंगे, तो वो बीटा में बनेंगे. क्यों? कि जितना ज़्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक उसके प्रोडक्ट उतने ज़्यादा स्टेबल एंड वाइस वर्सा. तो फिर बीटा क्या हो गया? गलत हो गया. तो बीटा विल बी द आंसर. चार्ली है, इट कैन नॉट टेल वेदर द रिएक्शन इज फास्ट और स्लो. बिल्कुल, आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, और उसका थर्मोकेमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है. उसका ताल्लुक किसके साथ है? केमिकल काइनेटिक्स के साथ है या रिएक्शन काइनेटिक्स के साथ है. इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि ये जो इंथैल्पी चेंज है ये किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. बिल्कुल ठीक. क्यों? कि ये क्या है? ये स्टेट फंक्शन. सो द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन 11. ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस द हीट इज यूज्ड टू. देखिए, जब आप बात करते हैं कि एक लिक्विड से क्या बना रहे हैं? गैस बना रहे हैं, तो भाई लिक्विड से गैस तो तभी बनेगा जब उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको या ओवरकम कर दिया जाए या वीक कर दिया जाए. तो अल्फा है कि ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू गैसियस मॉलिक्यूल. तो ये हो सकता है. बीटा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस. बिल्कुल भी नहीं. देखिए, जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है या लिक्विड से गैस बन जाती है, उसके बाद जितना मर्जी हीट करें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. इंक्रीज या राइज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल ये भी हमने बात की, नहीं हो सकता. डिक्रीज द टेम्परेचर, ये भी नहीं हो सकता. तो क्लियर आंसर अल्फा.
Question 12. When 2 moles of H2 and 1 mole of O2 at 100 degrees Celsius and 1 torr pressure react to produce 2 mole of gaseous water, 484.5 kilojoule energy is evolved. What is the value of delta H? देखिए जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, वो किलो जाउल में दी हुई है. अब हम जब वैल्यू ऑफ डेल्टा एच लिखते हैं तो वो किस में होती है, किलो जाउल पर मोल में होती है बेसिकली. तो अब देखें हमारे पास क्या है कि रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. ये रिएक्शन है 2H2 plus O2 gives 2H2O. द इंथाल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर वेपर्स. 1 मोल ऑफ वाटर वेपर्स के लिए क्या होगा, जो भी इंथाल्पी चेंज थी कितनी थी 484.5, हमने उसे किस पे डिवाइड किया 2 पे, तो वैल्यू आ गई -242.2 किलो जाउल पर मोल. सो द आंसर इज अल्फा. Question 13. Standard enthalpy of combustion of graphite at 25 degree Celsius is this one. अब ये ग्रेफाइट की इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन है. इसका मतलब हम क्या करेंगे, कार्बन सॉलिड जो कि ग्रेफाइट की शक्ल में वो बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बनेगा क्या CO2. इसकी इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन इतनी है, लिख दी हमने. एंड दैट ऑफ डायमंड इज दिस वन. अब हम क्या करेंगे, कार्बन सॉलिड जो कि डायमंड की शक्ल में ये भी बर्न हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 बना, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन इतनी आ गई, लिख दिया हमने. व्हाट इज़ द इंथाल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस. प्रोसेस क्या है कि हमें ग्रेफाइट से डायमंड चाहिए. इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें, जैसे इस रिएक्शन में ग्रेफाइट रिएक्टेंट्स में, उसमें भी हमें रिएक्टेंट्स में ही चाहिए. इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसा ही लिखेंगे. लेकिन डायमंड कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट्स में, जबकि दूसरे रिएक्शन में डायमंड कहाँ है, रिएक्टेंट्स में. पता चल गया हमें कि इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, उल्टा. जब रिएक्शन उल्टा लिखेंगे तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो देखिए हमने ऐसा किया, पहला रिएक्शन सीधा लिख दिया, दूसरा उल्टा लिख दिया. अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपके सामने इस पहले स्टेप में CO2 बना, दूसरे में यूज़ हो गया, तो ये कैंसिल हो गया. जबकि पहले स्टेप में O2 यूज़ हुआ, दूसरे में बन गया, ये भी कैंसिल हो गया. तो रिएक्टेंट्स में सिर्फ बचा C सॉलिड जो कि ग्रेफाइट है, प्रोडक्ट्स में C सॉलिड जो कि डायमंड है. और डेल्टा H क्या होगा, जब प्लस 395.42 माइनस 393.51 करेंगे तो आंसर प्लस 1.91. तो आंसर विल बी डेल्टा. Question 14. Lattice energy of an ionic compound is determined by applying formula. तो क्या है जी, ये हमारे पास बॉर्न-हैबर साइकिल है. इस बॉर्न-हैबर साइकिल में हमें एक बात बड़ी क्लियरली समझ आती है. वो क्या है कि जब आप Na सॉलिड और हाफ Cl2 गैस से डायरेक्ट NaCl बनाते हैं तो ये इंथाल्पी ऑफ क्या है, फॉर्मेशन. अब जब आप ये 4 स्टेजेस यानी सोडियम की एटोमाइजेशन, फिर सोडियम की आयोनाइजेशन, क्लोरीन की एटोमाइजेशन और इसी तरह क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से इन आइंस के ऊपर पहुंचते हैं, तो इन चारों का जो सम है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेल्टा HX कहते हैं. तो ये देखें, ये सोडियम की एटोमाइजेशन, सोडियम की आयोनाइजेशन, क्लोरीन की एटोमाइजेशन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये डेल्टा HX है. जबकि ये क्या है, ये डेल्टा HL है, यानी लैटिस एनर्जी. यानी इन दो को, यानी डेल्टा HX और लैटिस एनर्जी को जब आप ऐड करते हैं तो आप फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं. यानी हमें समझ आ गई कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो डेल्टा HX और डेल्टा HL के सम के बराबर है. तो फिर आंसर क्या हुआ, आंसर होगा हमारे पास, बेसिकली गौर से देखिए, डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HX और प्लस डेल्टा HL. तो अब अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा HX इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो ये ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रही है, अल्फा पे. सो द आंसर इज अल्फा. Question 15. The main applications of bond energy are given below. Which of the following is the most important and useful application of bond energy? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. पहली ऑप्शन है एस्टीमेटिंग इंथाल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन. बिल्कुल यही ही आंसर है. इसकी मिसाल देखिए, हमने ये लास्ट टेस्ट में डिस्कस किया था. क्वेश्चन था कि एस्टीमेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन शोन गिवन द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज बिलो. तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ था.
हमने इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे निकाली थी इस रिएक्शन की, हमने कहा था रिएक्टेंट्स में बॉन्ड है Br, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो प्लस में होगी क्योंकि रिएक्टेंट्स में बॉन्ड टूटता है। फिर F के कितने बॉन्ड होंगे 3, एक की एनर्जी है 158, 3 से मल्टीप्लाई करके ये भी प्लस के साथ क्योंकि रिएक्टेंट है और बॉन्ड टूटना है, एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है। प्रोडक्ट्स में BrF3 है तो BrF के 3 बॉन्ड होंगे लेकिन 2 गुना यानी 6 बॉन्ड, हर बॉन्ड की एनर्जी 197 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पर ये माइनस होगी क्यों कि प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1182 आता है और ये दोनों प्लस वाले ऐड करते हैं तो +666 आता है, दोनों का डिफरेंस आएगा -516, तो दिस विल बी द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो असल मकसद क्या है, बॉन्ड एनर्जीज का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना, तो आंसर क्या होगा अल्फा। जबकि बाकी भी ठीक हैं लेकिन वो इसकी निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर या यूजेज या एप्लीकेशन नहीं है किसकी, बॉन्ड एनर्जी की। तो बीटा क्या था, अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये देखिए मैकेनिज्म ही था ना कि जी ये बॉन्ड ऐसे टूटते हैं, ये बॉन्ड ऐसे बनते हैं वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, देखिए अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूँ कि जो Br था देखिए उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है जबकि F की बॉन्ड एनर्जी कम है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूँकि F का साइज़ छोटा था और इसके ऊपर जो लोन पेयर थे साइज़ छोटा होने की वजह से ये करीब थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल कर रहे थे, इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो हमने इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात कर ली। इसी तरह कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, वो भी इसी तरह की बात है कि ये बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी, अल्फा, एस्टिमेटिंग इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन 16, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड ऑन ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। पहला साइज ऑफ कैटाइन, हमें पता है कि साइज ऑफ कैटाइन पे लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि ये चार्ज टू साइज रेशो और लेटेस्ट एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब जब चार्ज ज़्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन जब साइज ज़्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। तो साइज ऑफ कैटाइन भी हो सकता है, साइज ऑफ एनाइन भी हो सकता है, चार्ज ऑन कैटाइन भी हो सकता है, चार्ज ऑन एनाइन भी हो सकता है, जबकि पोलराइजेबिलिटी का लेटेस्ट एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती तो फिर हम कह सकते थे जी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये उसकी एक एग्जांपल भी दे दी कि लेटेस्ट एनर्जी कैसे डिक्रीज़ होती है, जब बेसिकली क्या इंक्रीज़ होता जाता है, एनाइन का साइज इंक्रीज़ होता जाता है। बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ डेल्टा। अब ये लेफ्ट टू राइट की एक एग्जांपल है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, Na जो है वो +1 था, Mg +2 था, Al +3 था। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चार्ज टू साइज रेशो बढ़ रही है और क्या भी बढ़ रही है, लेटेस्ट एनर्जी भी बढ़ रही है। तो आंसर डेल्टा। Question 17, all of the following enthalpy changes have positive or negative values except। अब देखिए enthalpy of formation, ये देखिए CO2 की enthalpy of formation एक्सो है, NO की enthalpy of formation एंडो है। इसका मतलब enthalpy of formation एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी। enthalpy of combustion है, C की enthalpy of combustion एक्सो है, इथाइल अल्कोहल की enthalpy of combustion एक्सो है। enthalpy of combustion हमेशा एक्सो होती है, यानी इसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन से शो करते हैं। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड की अभी डिस्कस की थी, एंडो है, सोडियम कार्बोनेट की एक्सो है, तो ये एंडो एक्सो दोनों हो सकती है। फिर लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी क्या है जी, अगर हम आयन से सॉलिड आयनिक कंपाउंड के बनने की बात करें तो एक्सो, और सॉलिड आयनिक कंपाउंड के टूट कर गैशियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनने की बात करें तो एंडो। तो इसका मतलब देखें हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दोनों तरह की होती हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी दोनों तरह की होती हैं, लेटेस्ट एनर्जी भी दोनों तरह की होती है। एक ही चीज़ ऐसी है जो हमेशा एक्सो होती है और वो क्या, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डेल्टा एच। कौन से फैक्टर्स डेल्टा एच को अफेक्ट करते हैं। देखिए एक है टेम्परेचर, भाई हमने तो पढ़ा हुआ है कि जब भी इंथैल्पी चेंज की बात करते हैं तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर करते हैं।
जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर करते हैं तो प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। फिर फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, आप जब भी मेजर करते हैं आप कहते हैं कि मसलन हाइड्रोजन जो है वो फिजिकल स्टेट उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए ये एक रिएक्शन है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बना है वाटर लिक्विड। जब लिक्विड वाटर बनता है तो डेल्टा H होता है -285.58 किलो जॉल पर मोल। लेकिन अगर यही वाला रिएक्शन हम गैशियस वाटर के लिए कर दें तो उसकी इंथैल्पी -242.2 किलो जॉल पर मोल है। इसका मतलब जब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आप चेंज कर देते हैं तो इंथैल्पी भी चेंज हो जाती है, यानी इस पर भी डिपेंड करती है। रिएक्शन कंडीशंस यही तो है, मसलन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन वगैरह, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। जो स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे तो डिपेंड करता है पर पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट, तो चौथे के अलावा सब, इसका मतलब 1 2 3, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 19, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए एक है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर भी सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में जाता है, और हीट या एनर्जी भी सराउंडिंग से सिस्टम और सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है। जैसे एक बीकर है और उसमें पानी डाल दें और उसे ओपन खुला रख दें। इसी तरह हमारे पास एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, इसमें क्या है, वही बीकर है, पानी है, उसके ऊपर ढक्कन दे दिया। अब देखिए मैटर सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग सिस्टम में नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी अब भी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती है। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, हमने इंसुलेशन लगा दी हर साइड पे, अब क्या होगा, और ढक्कन भी दे दिया, ना तो मैटर सिस्टम से सराउंडिंग जाएगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम, और ना ही एनर्जी। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। डेल्टा पे क्या है, ये तीनों सही लिखी हुई हैं। डेल्टा पे Q प्लस W क्या है, इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। भाई हमने तो पढ़ा हुआ है Q प्लस W क्या होता है, डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन। इसका मतलब पक्की बात है डेल्टा गलत है, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 20, डेल्टा H विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन। भाई नेगेटिव साइन किसके लिए होती है, हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होती है। जबकि याद रखिए तमाम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तकरीबन एंडोथर्मिक होते हैं, तमाम डिसोसिएशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, और एंडो तो होते ही एंडो। कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन में फ़र्क होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली कैसे होता है, देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली ऐसे हैं कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, हम उसे हीट करें और वो बन जाए CaO और CO2, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन डिसोसिएशन रिएक्शन क्या है, हमारे पास HF है, हमने इसे हीट किया और इसे कन्वर्ट कर दिया किस में, उन एलिमेंट्स में जिनसे ये बना था। ये कैसा रिएक्शन है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। फिर देख लीजिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक कंपाउंड है उसे हीट करें और उससे कुछ और कंपाउंड्स बन जाए, उससे वो एलिमेंट्स ना बने जिनसे वो बना था, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या है कि हमारे पास एक कंपाउंड था जैसे HF, हमने उसे हीट किया, इससे वो एलिमेंट्स बन गए जिनसे वो कंपाउंड असल में बना था, तो ये कैसे हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो हम क्या बात कर रहे थे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस भी एंडोथर्मिक होते हैं, यानी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन भी एंडोथर्मिक होते हैं और पॉजिटिव साइन से, और कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा पॉजिटिव साइन से, सिवाय एक्सो के जो किस साइन से शो होगा, नेगेटिव से। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम। देखिए जब उसने कह दिया टाइट्रेशन फ्लास्क, भाई टाइट्रेशन फ्लास्क को तो हम टाइट्रेशन में नहीं स्टडी करते हैं ना, हम तो स्टडी करते हैं मिसाल के तौर पे आपने इसमें NaOH डाला हुआ था और साथ आपने इसके अंदर कोई इंडिकेटर डाला हुआ था, और फिर आपने इसके अंदर ऊपर से डाला ब्यूरेट से फ़र्ज़ किया HCl का सोल्यूशन, तो आपके पास ये NaOH, ये इंडिकेटर, HCl, ये सिस्टम है। ये फ्लास्क आपके लिए सिस्टम नहीं है।
जबकि कंबस्शन ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, भैया आप कंबस्शन ऑफ फूड स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, सिस्टम है। वाटर इन अ फ्लास्क, देखिए फ्लास्क सिस्टम नहीं है, क्या सिस्टम है, वाटर, और वो जिक्र किसका कर रहा है, वाटर का कर रहा है, तो सही है। एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब सिस्टम नहीं है, ये सराउंडिंग है, बात किसकी कर रहे हैं, एसिड की, तो ये भी ठीक है। तो फिर पक्की बात है, आंसर कौन सा हुआ, अल्फा। क्वेश्चन 22, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स देयर इज, देखिए एक सॉलिड जब मेल्ट होगा तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, लिक्विड में उसकी निस्बत ज़रा वीक होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्यों कि फोर्सेस को स्ट्रांग से क्या कर रहे हैं, वीक। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, इंथैल्पी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। सो द आंसर विल बी अल्फा। और याद रखें जब इंथैल्पी बढ़ेगी तो इस केस में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन 23, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, देखिए पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। इसका मतलब देखिए बीटा और डेल्टा में एक्सो है तो ये हो ही नहीं सकते, ना बीटा हो सकता है ना डेल्टा, दो ऑप्शन रह गई। अब एटोमाइजेशन किसकी, हाइड्रोजन की, इसका मतलब हाइड्रोजन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में बनना चाहिए। मुझे ये बताइए क्या अल्फा में हाइड्रोजन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में बन रहा है, नहीं, तो पक्की बात है ये भी गलत, तो फिर आंसर चार्ली। क्वेश्चन 24, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज द सेम वैल्यू बिकॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। देखिए अल्फा ऑप्शन है, न्यूट्रलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर ये बात सही होती तो वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस या वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के रिएक्शन से भी तो साल्ट और वाटर बनता है, तो फिर उनकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होनी चाहिए थी, सेम, पर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये गलत है। बीटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर आयनिक सब्सटेंसेस, गलत, हमें पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है पर ये तो कोवेलेंट है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोवेलेंट है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोवेलेंट है, बिल्कुल गलत। चार्ली, एसिड्स ऑलवेज गिव राइज H आइन एंड बेसिस ऑलवेज फर्निश OH नेगेटिव आइन, भाई ये तो वीक और स्ट्रॉन्ग जैसा भी हो सब के सब ये काम करते हैं, इसका मतलब फिर उनके लिए भी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम होनी चाहिए थी, पर नहीं होती, ये बात भी गलत। तो पक्की बात है आंसर डेल्टा, कि द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ H आइन एंड OH आइन्स टू फॉर्म वाटर। अब ज़रा गौर से सुने ऐसा क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास है एक बेस NaOH, हम कहते हैं जी इसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया तो क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन। इसी तरह अगर हमारे पास एक एसिड है जैसे HCl, अब एक्वस सोल्यूशन बनाया हमने, ये भी क्या होगा, आयोनाइज, H आइन बनेंगे एक्वस और Cl नेगेटिव बनेंगे, ये भी कैसे, एक्वस। अब हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो होगा क्या, एसिड से H आइन और Cl नेगेटिव आइन और बेस से Na प्लस आइन और OH माइनस आइन। अब जब ये मिलेंगे तो रिएक्शन सिर्फ किसका होगा, H आइन और OH आइन का, और क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, जबकि सोडियम आइन, पहले भी आइन थे अब भी आइन, क्लोराइड आइन, पहले भी आइन अब भी आइन। अब नेट चेंज क्या है कि एसिड से H आइन, बेस से OH आइन, मिल के 1 मोल क्या बना रहा है, वाटर। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेट चेंज क्या है, जस्ट H आइन और OH आइन के मिलने से 1 मोल वाटर का बनना। भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि H आइन और OH आइन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से भी आते होंगे, वहाँ भी बनता होगा, तब उनकी इंथैल्पी ऐसी क्यों नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए,
असल में बच्चों ये होता है कि सपोज आपके पास CH3 COOH है, इसका रिएक्शन आप करा दें किससे, NaOH से। यहाँ दो काम होंगे। पहली बात क्या है, इसकी आयोनाइजेशन, इसी तरह इसकी भी आयोनाइजेशन। हमें पता है कि इसकी आयोनाइजेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि इसकी आयोनाइजेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? कि ये एक वीक एसिड है। अब होगा क्या कि इससे जो H आइन और OH आइन निकलेंगे, उन्होंने बना दिया वाटर। जब वाटर बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। कैसा प्रोसेस होगा? एक्सो रिलीज हुई होगी -57.4 किलो जाउल फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये रिलीज होगी तो इधर OH आइन तो बहुत सारे होंगे, पर इधर उतने H आइन नहीं होंगे। तो उसमें से कुछ एनर्जी यूज़ हो जाएगी इस एसिटिक एसिड का, जो कि एक वीक एसिड है, मज़ीद क्या करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए। तो जो नेट चेंज होगा वो इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? कि आयोनाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए एनर्जी चाहिए +2.4 किलो जाउल पर मोल। तो रिलीज तो उतनी हुई थी, लेकिन उसमें से इतनी यूज़ हो गई इस वीक एसिड को क्या कराने के लिए, आयोनाइज कराने के लिए। तो फिर जो नेट चेंज होगा वो होगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और दैट विल बी -55 किलो जाउल पर मोल। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है आपको ये आंसर समझ आ गया होगा, डेल्टा आंसर। क्वेश्चन 25, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अल्फा सिस्टम, बीटा पे बीकर, चार्ली पे सराउंडिंग, डेल्टा पे बाउंड्री। हमें इस फ्लास्क से सही तरह समझ आ जाएगा। देखिए एक फ्लास्क है जिसमें जिंक और कॉपर सल्फेट है और बन रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। देखिए सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। तो भाई हम इसके सोल्यूशन को या रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये सिस्टम है। फिर सराउंडिंग क्या होता है, इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। मसलन ये फ्लास्क क्या है हमारा, ये सराउंडिंग है। बाउंड्री क्या होती है, ये ग्लास की वॉल बाउंड्री है। ये जहाँ ऊपर एयर शुरू हो रही है उसके और ये सोल्यूशन के दरमियान एक इमेजिनरी सरफेस है, वो भी क्या है, वो बाउंड्री है। यहाँ भी यही बताया हुआ है। बीकर क्या है, बीकर इज अ सिस्टम। भाई बीकर में हम कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हम स्टडी कर रहे हैं। या तो बीकर के अंदर हम कहें जी रिएक्शन ऑफ NaOH विद वाटर इन बीकर, तो वो जो रिएक्शन वाली चीज़ें होंगी वो सिस्टम होगा। बीकर क्या होगा, सराउंडिंग। तो बीकर क्या नहीं हो सकता, सिस्टम नहीं हो सकता। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 26, फॉर द रिएक्शन 3O2 gives 2O3, डेल्टा H पॉजिटिव है। फ्रॉम दिस रिएक्शन इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट, देखिए हमने अभी डिस्कस किया था, जितना कोई रिएक्शन ज़्यादा एंडोथर्मिक उतने प्रोडक्ट्स अनस्टेबल। इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है ओजोन से, या ओजोन कम स्टेबल है ऑक्सीजन से। तो अल्फा है O2 इज़ मोर स्टेबल देन O3, तो ये सही हो सकता है। बीटा पे लेस कर दिया, गलत। चार्ली पे मोर स्टेबल कर दिया, O3 को, गलत। डेल्टा मे आर मे नॉट मोर स्टेबल, तो ये बिल्कुल गलत हो। तो अथेंटिक हमें नज़र आ रहा है, जितना प्रोसेस एंडोथर्मिक उतने प्रोडक्ट्स लेस स्टेबल। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। देखिए इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये चीज़ें बड़ी आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल गलत। रेट ऑफ रिएक्शन थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड है। चार्ली, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में यही बातें हम डिस्कस करते हैं। डेल्टा, इट टेल्स अस अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये हमें क्या बताती है, फिजिबिलिटी हमें बताती है। तो फिर आंसर क्या हुआ, बीटा, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बताती है। भाई नहीं बताती, फिजिबिलिटी तो बताती है। जैसे अभी हमने कहा था जितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक उतने प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब आसानी से हो जाएगा।
और जितना ज़्यादा एंडोथर्मिक, इसका मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल, उतना वो मुश्किल से होगा, यानी फिजिबल नहीं होगा। तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 28, रिएक्टेंट्स हैव हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स इन। अब इसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। अगर हम एंडोथर्मिक का ग्राफ देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है किससे, प्रोडक्ट से, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम एक्सो में देखें तो रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब पूछा हुआ भी यही था कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो आंसर क्या होगा, एक्सोथर्मिक। आंसर चार्ली। Question 29. For a given process, the heat changes at constant pressure and at constant volume are related to each other. बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस की थी। क्या है इसके अंदर कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर कोई गैस है, उसका वॉल्यूम है, हम कहते हैं उसका वॉल्यूम क्या है जी, V1 है। हम उसे हीट करते हैं। अब जब हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेसिकली पहले यहाँ था, अब हम कहते हैं जी यहाँ आ गया। ये वाला वॉल्यूम क्या था, V1 था, जबकि अब जो वॉल्यूम हो गया ये वाला, ये V2 है। जबकि जो चेंज आया है ये वाला चेंज, दिस चेंज इज डेल्टा V, चेंज आ गया वॉल्यूम। अब आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के मुताबिक कि डेल्टा ई जो है ये इक्वल होता है प्लस क्यू वी, जबकि आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा एच बराबर होता है प्लस क्यू पी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब आप कहते हैं ना हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपने ये जो पिस्टन है इसे फिक्स कर दिया है, हीट करने पे भी आप इसे ऊपर जाने नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा, क्या ये सिस्टम किसी और चीज़ पे वर्क करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा ये जस्ट क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। जबकि अगर हम कहते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट है। बट याद रखिए प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, आप हीट करेंगे ये ऊपर जाएगा। अब क्या होगा, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा और किसी और चीज़ पर क्या भी करेगा, वर्क भी करेगा। तो अब जैसा कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें दो काम हो रहे हैं, अपनी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रहा है सिस्टम और किसी और चीज़ पर वर्क भी कर रहा है, और इसमें सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, तो कौन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली ये। इसमें क्या है क्यू पी, इसमें क्या है क्यू वी, तो हमें समझ आ गई कि क्यू पी क्यू वी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आंसर बेटा। क्वेश्चन 30, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर डेल्टा एच नॉट एक्सेप्ट। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, प्रेशर आप कितना लेते हैं 1 atm, इसमें 1000 किलो पास्कल या 10⁵ पास्कल कर दिया। बीटा पे 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन होता है। चार्ली 0 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है। तो रूम टेम्परेचर प्रेशर को स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। सो द आंसर विल बी चार्ली। डेल्टा है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन 31, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज द डेल्टा एच रिप्रेजेंट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। अब देखिए लैटिस एनर्जी दो तरह की होती है, एक क्या होती है कि गैशियस पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मिलें और 1 मोल ऑफ सॉलिड आइन एक कंपाउंड बन जाए, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम लैटिस एनर्जी। या 1 मोल सॉलिड आइन एक कंपाउंड टूटे और उससे गैशियस पॉजिटिव और गैशियस नेगेटिव आइन बन जाए, इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे भी क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो अब इन दो एग्जाम्पल्स में से कौन सी हमें यहाँ इन 4 ऑप्शन में नज़र आ रही है, सिर्फ अल्फा। सो द अल्फा इज आंसर। क्वेश्चन 32, कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, सिंपल सी बात 4.184 जूल।
When strong base is treated with weak acid, then delta H of neutralization is, अभी हम पढ़ के आए थे कि अगर उनमें से कोई एक भी वीक होगा तो बेसिकली जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है होगी उतनी ही, पर उसमें से कुछ वीक एसिड या वीक बेस की आयोनाइजेशन में यूज भी हो जाएगी, लिहाजा जो नेट इंथाल्पी है वो 57.4 से कम हो जाएगी। तो फिर आंसर क्या होगा बीटा। 34 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट, सारे एक्सोथर्मिक हैं सिवाय एक के। देखिए अल्फा में क्या है, एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसे यूनी नेगेटिव आयन बना रहे हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। बीटा आपके पास ब्रोमीन है लिक्विड फॉर्म में, आप उसे आइसोलेटेड गैशियस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, फिर इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है, तो फिर आंसर बीटा। चार्ली क्या है, क्लोरीन है, आइसोलेटेड गैशियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो क्या बन रहा है यूनी नेगेटिव आयन, तो इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं और वो एक्सोथर्मिक। सल्फर है, आइसोलेटेड गैशियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं यूनी नेगेटिव आयन बनाने के लिए, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है एक्सो होती है, तो पक्का आंसर बीटा। क्वेश्चन 35 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर NaOH एट 50 डिग्री सेल्सियस विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर HCl 25 डिग्री सेल्सियस इज रेज्ड टू 35 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 5 जाउल पर केल्विन पर ग्राम। अब देखिए सबसे पहली बात, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 5 जाउल पर केल्विन पर ग्राम है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसी तरह वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर वाटर का 1 ग्राम है तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। फिर इसका मतलब अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 ग्राम होगा, जैसे आप देखें NaOH के 50 cm क्यूब, HCl के 50 cm क्यूब, टोटल हो गया 100 cm क्यूब, तो ये बराबर हो गया 100 cm क्यूब, तो 100 ग्राम। अब 1 मोलर सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट का 1 मोल है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता तो 1/1000 मोल होता है। अब चूंकि 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है हमें, तो 50 में कितना होगा 1/1000 इंटू 50 यानी 0.05 मोल। अब हम क्या करेंगे कि Q बराबर होता है M इंटू S इंटू डेल्टा टी। मैस हमें पता चल गया जी कितना था 100, S 5 था, डेल्टा टी देखें क्या था 35 फाइनल टेम्परेचर, 25 इनिशियल टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर 10 है। वैल्यू हमारे पास आ गई 5000 जाउल, उसे 1000 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 5 किलो जाउल। लेकिन ये जो 5 किलो जाउल है ये पर मोल नहीं है, ऑप्शंस में तो पर मोल है। अब पर मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देंगे, तो हमने क्या किया बेसिकली जो ये Q था उसे नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 100 किलो जाउल पर मोल। सो द आंसर इज बीटा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।